चलो देखो, क्लास बता दो भारत के संविधान की कौन थी? कौन सी? आज ही थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो रहा हमारे पास से, उसके बाद कल तो 2 क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ये सुन लो, 2 क्लास के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, पीसीएस वाले भी सारे और यूपीएससी वाले भी सारे क्वेश्चन, जो इस सेक्शन से 10 क्लास से जो आए अब तक हमने पढ़े अब तक। ठीक है, कुछ थोड़ा सा काम देंगे तो पढ़ने का आज। ठीक है, एनसीईआरटी किताब से कौन सा चैप्टर पढ़ना वो बताएंगे तुम आज, कौन सा चैप्टर पढ़ना। एक चैप्टर पढ़ना भारत का संविधान, इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास बताओ कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लास हमारे पास, क्लास नंबर हमारे पास 8वें नंबर की क्लास हमारे पास है। ठीक, चलो घटा लो। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने ये पढ़ लिया, भारत के संविधान के अंदर संघात्मक लक्षण भी मौजूद है, भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। कल मैंने तुम 12-13 के आसपास जो एकात्मक लक्षण बताए, यूनिटरी प्रोविजन भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हमारे पास फेडरल प्रोविजन भी है। समझ में आई बात क्या? जो संघात्मक लक्षण, एकात्मक व्यवस्था हो, जिस देश के संविधान के अंदर एकात्मक व्यवस्था हो, जैसे श्रीलंका का संविधान देखा तुम ना, बिल्कुल एकात्मक हो, सारे के सारी शक्तियाँ वहाँ ज़्यादातर केंद्र के पास है। कुछ दिन पहले ही वहाँ तख्ता पलट होगा, तभी वहाँ की सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया वहाँ की जनता ने। मजाक नहीं कर रहा है, म्यांमार में भी ऐसा ही है। ठीक, तो वहाँ का संविधान एकात्मक संविधान है। हमारे यहाँ एकात्मक के लक्षण भी मौजूद है और संघात्मक के लक्षण भी मौजूद है। जो संघीय व्यवस्था के अंदर लक्षण मौजूद हो ना, वो हमारे संविधान के अंदर मौजूद है, और जो एकात्मक लक्षण है वे भी मौजूद है। तो एकात्मक प्रावधान कौन कौन से हो वे तो मैंने तुम्हें कल लिखवा दिए थे। सही बात है, भारत के संविधान में कौन कौन थे एकात्मक प्रावधान में तो लिखवा दिया मैंने। भारत के संविधान में कौन कौन से संघात्मक लक्षण है वे नहीं मैं तुम्हें लिखवाया। पहले ये भी तो बताना चाहिए, अगर किस देश का संविधान संघीय संविधान है तो संघीय संविधान की क्या विशेषताएं हो। यहाँ पे भी पेपर में सवाल आया हुआ कि संघीय संविधान की क्या विशेषताएं हो, तो मैं आज तुम्हें 7-8 पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। जहाँ किसी देश के अंदर, अगर किसी देश के संविधान के अंदर अगर संघीय लक्षण मौजूद है तो संघीय लक्षण की विशेषताएं क्या हो, क्या उसके साइलेंट फीचर्स हो उसके। समझ बात है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या साइलेंट फीचर हो, कई नोट्स में लिखवाया मैंने, लिखवा रखा है। संघीय संविधान की क्या क्या लक्षण हो। तो आज की हेडिंग हमारी यही है, पता क्या पढ़ना हम आज क्या, सुन लो क्या होगा आज हमें यही पढ़ना, संघीय संविधान की क्या क्या लक्षण हो, क्या क्या विशेषताएं हो। तो कॉपी में आप हेडिंग बनाओ, आज लिखना पड़ेगा। समझ बात है, हेडिंग बनाओ कॉपी में। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। हेडिंग बनाओ, संघीय व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। संघीय व्यवस्था की फेडरल सिस्टम उसकी क्या क्या विशेषताएं हो। पहले नंबर का 7-8 पॉइंट लिखने वाले, 7-8 पॉइंट लाइन लिखने वाले हम। ये 7-8 लाइन पेपर में जाकर आराम से लिखी जा सके। संघीय व्यवस्था क्या क्या लक्षण हो। और हाँ, अगर तुम्हें संघवाद को तमीज से पढ़ना, संघवाद चैप्टर को तमीज से पढ़ना, संघवाद के बारे में ध्यान से सुन लो, आज का काम है वो। समझ में आई बात यार, इसके अंदर तो अच्छे पॉइंट निकाल कर 1 पेज का नोट्स बनाकर आराम से तमीज से लिखना। संघवाद क्या हो, इसके लिए तुम्हें 10th क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस का, 10th क्लास का एनसीईआरटी किताब का। 10th क्लास का कौन सी क्लास का? 10th क्लास का एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 याद रखना बात या, क्योंकि यहाँ तो पक्का सवाल पूछा जाता। समझ आई बात या, पॉइंट यही आगे निकल के जो मैं बता रहा हूँ तुम देखो। मेरे पास एनसीईआरटी किताब जहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी किताब, उसका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 ही है, चैप्टर अध्याय नंबर 2। सही बात है, नाम क्या है? संघवाद, फेडरलिज्म। सही बात है, पूरा चैप्टर पढ़ना तमीज से बैठकर, शांति से बैठकर, क्या हो संघवाद। फिर समझ आई बात, फिर यूट्यूब पर जाकर संघवाद के 1-2 वीडियो देख रहे हैं, और संघवाद पर पूरी रिसर्च कर गए संघवाद क्या, फेडरलिज्म क्या हो। समझ बात है, 5-7-10 मिनट के वीडियो देख रहे हैं संघवाद क्या हो। फेडरलिज्म विचारधारा हो संघवाद एक प्रकार की। संघवाद, संघ केंद्र और राज्यों को साथ में लेकर चलना, ऐसी विचारधारा को संघवाद कहते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं संघीय व्यवस्था जहाँ मौजूद होगी उसके लक्षण क्या होंगे। हमारे संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था मौजूद है। हमने जो संघीय व्यवस्था अपनाई वो कनाडा के संविधान से अपनाई, अमेरिका के संविधान से नहीं अपनाई। अमेरिका के पूरी दुनिया को जो संघीय व्यवस्था सिखाने वाला जो देश है उसका नाम अमेरिका, हमने उसकी व्यवस्था को नहीं अपनाया हमको। सही बात, अपने अनुरूप ढाल को हमने अपनाया, जो हमारे यहाँ के लोगों को फिट बैठती हुई व्यवस्था उसे हमने अपनाया। हमने कनाडाई संविधान की जो संघीय व्यवस्था उसे वो अपनाया। बात समझ नहीं बात, यही पूछा जा सकता तुमसे सवाल कि बताओ जो भारत के संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था मौजूद है वो कौन से देश के संविधान से अपनाई हमने, तो हमने अपनाई कनाडा के संविधान से। कहाँ से?
याद रहेगी बात। या अंबेडकर को बार बार सारे लोग जितने भी संविधान सभा में बैठे हुए थे ना, वे सारे के सारे लोग यूँ कह रहे थे आपको ना परिसंघीय व्यवस्था बनानी चाहिए, परिसंघीय व्यवस्था बनानी चाहिए। अंबेडकर ने साफ मना कर दिया कि यूँ कहा कि परिसंघीय व्यवस्था ना, जो संघीय व्यवस्था वो अभी तो परिसंघीय व्यवस्था का ही एक रूप। सही बात है। देखो अम्बेडकर कहने का तरीका क्या है, जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो बहुत सारे लोग उन्होंने यूँ कह रहे थे कि आपको ना संविधान के अंदर ना परिसंघीय व्यवस्था बनानी चाहिए, परिसंघीय व्यवस्था जैसे अमेरिका के अंदर मौजूद है। समझ की बात है। तो अम्बेडकर ने साफ मना कर दिया था कि भारत के अंदर ना जो भारत की स्थिति, प्रकृति, सामाजिक स्थिति सब चीज़ें अलग, और तो यहाँ जो व्यवस्था फिट बैठती होगी वो जो आप कह रहे हो अपनानी चाहिए वही व्यवस्था, उसी का ही तो एक रूप हो, बस थोड़ा थोड़ा ही तो उसमें कुछ पॉइंट अलग। तो तुम्हें पता होना चाहिए संघीय व्यवस्था के क्या क्या लक्षण हो। समझ में आएगी बात। या जब तक तुम्हें संघीय व्यवस्था नहीं समझ में आएगी तो संघवाद नहीं समझ में आएगा। संघवाद एक प्रकार की विचारधारा हो, फेडरलिज्म, LISM लिज्म, इसका मतलब विचारधारा, वाद जिसे बोलते हैं। तो फेडरलिज्म एक प्रकार की विचारधारा हो जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करने के प्रयास करते हैं। केंद्र और राज्य के पास बराबर की शक्तियां पाई जाती है। तो यही बात है, केंद्र के पास भी शक्तियां होगी, राज्य के पास भी शक्तियां होगी। तो इसी विचारधारा को हम पता क्या कहते हैं, संघवाद। संघवाद। और जहां इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाना उसे बोले फेडरल स्ट्रक्चर। सही बात है। तो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बाद में SR बॉम्बे 1994 वाले केस में साफ साफ बताई कि भारत के संविधान के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर मौजूद है। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना वो ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग, संविधान की आधारभूत संरचना का भाग। और जो संविधान की आधारभूत संरचना है ना उसे कोई टच नहीं कर सकता। याद रखना बात यह, अगर कल को सरकार संविधान में बदलाव करने लगी उठाकर, जो हमारे पास संविधान होगा, सही बात है, सरकार कहती है मैं संविधान में बदलना चाहती हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1973 में 24 अप्रैल 1973 वाला जो केस आया था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस बहुत बड़ा केस है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार हो तुम, अगर आज के बाद तुम संविधान में बदलाव करना चाहती हो ना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना करना कर लो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव कर दिए संविधान के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के बीच में और सरकार के बीच में हमेशा ही हमारे देश में लड़ाई रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने परेशान होने के बावजूद एक ही बात कही थी, क्या, अगर तुम्हें जितना संविधान में बदलाव करना ना कर लो, बस एक ही बात याद रखना, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ ये, और ये पॉइंट पूरे देश को मानने पड़ेंगे, देश की सरकारों को मानने पड़ेंगे। और जो पॉइंट बताए ना उन्होंने 7-8 पॉइंट बताए उन्हें, और धीरे धीरे उन्होंने कहा बदलाव करना जितना कर लो, देश की संविधान की आधारभूत संरचना, जिस पर संविधान टिका हुआ, आधारभूत संरचना, उसे ध्यान में रखना होगा, उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुम संविधान में जितना बदलाव करना ना करो, सरकार को कहा जितना करना करो, बस एक ही कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक, 5-6 पॉइंट तो बता के छोड़ दिया उन्होंने, बाकी उन्होंने कहा संविधान की आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते बदलाव करना होगा। सरकार पूछ रही क्या हो संविधान की आधारभूत संरचना, वगैरह टाइम पर बता देंगे। टाइम पर बताने का मतलब पता क्या हो, आगे जाकर उसको डिफाइन नहीं करा पूरा क्या हो। उन्होंने कहा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, किसी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, तुम छीन नहीं सकते, उसे बोलने का अधिकार होगा, ये भी आधारभूत संरचना का भाग है। सही बात है। सूचना पाने का अधिकार, ये भी आधारभूत संरचना का अधिकार। उस आधारभूत संरचना जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान जिस चीज़ पर टिका हुआ, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई और सरकार को कहा, निर्देश दिया, अगर कल को संविधान में बदलाव करने जाओगे तुम तो एक बात याद रखना, ये आधारभूत संरचना के कुछ पॉइंट, उनमें से एक पॉइंट संघवाद भी है, फेडरल स्ट्रक्चर भी है, संघीय व्यवस्था भी है। क्या कहा सरकार को तुम जितना चाहे इतना बदलाव कर लो, अगर तुमने संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचाई तो संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान इन पर टिका हुआ। इसके नीचे एक यहाँ संघवाद का कॉलम लगा हुआ, इसके नीचे यहाँ पता है एक और कॉलम लगा हुआ किसका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, सूचना के अधिकार का, बहुत सारे कॉलम लगा रखे सुप्रीम कोर्ट ने। आधे तो बताए भी नहीं कौन कौन से लगा रखे हैं। सही बात है। उनका फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर विश्लेषण हो, उसने पूछा सुप्रीम कोर्ट कह दो भाई बदलाव करने जा रहे हैं, नहीं, संविधान के आधारभूत संरचना का भाग है, आज के बाद बदलाव करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल दिखाई दे हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका ना जुडिशरी, वो पावरफुल दिखाई दे कार्यपालिका और विधायपालिका की तुलना में। समझ आई बात है। और जिस देश के अंदर भी संसदीय शासन व्यवस्था होगी ना, संसदीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका की तुलना में ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी। जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल होगी इन कंपैरिजन टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की कंपेयर में। समझ में बात है। उनकी दोनों की तुलना में हमारे पास न्यायपालिका के पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी, ज़्यादा शक्ति का उपभोग करती होगी कौन, न्यायपालिका, जिस देश के अंदर भी संसदीय शासन व्यवस्था होगी। यही तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की पावर है सबसे ज़्यादा। जज साहब के सामने किसी भी नहीं चलती, टाइम लगा कर देखो ना जाकर क्या। और अच्छी तरह तो 2 पत्ती करके एक मूवी आई, 2 पत्ती, सही बात है, कीर्ति सेन की मूवी आई, उसे जाकर देखो तब समझ में आएगा तुम। समझ बात कि क्या हो, जज साहब की ताकत क्या हो। अच्छी मूवी लगी मुझे तो, मैंने कल ही देखी। संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो संघीय शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं आज इसे जान लेते हैं। अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ये पूरे देश के संविधान की बात चल रही। जब अमेरिका का संविधान पढ़ोगे तो वहाँ संघीय व्यवस्था होगी तो उसकी ये विशेषताएं होगी।
पेपर में क्या सवाल पूछेगा, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें, ये पीसीएस का सवाल है। यूपीएससी में क्या सवाल पूछेगा, संघीय शासन व्यवस्था, भारत में संघीय शासन व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ती चली जा रही है, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये यूपीएससी का सवाल है। सही बात है, ठीक। अच्छे लेवल पर जाकर सवाल पूछेगा, हाल ही के 5-6 वर्षों में संघीय व्यवस्था पर, भारत में संघीय शासन व्यवस्था पर एक गहरी चोट पहुंची है, इसका आपके बारे में क्या कहना है, अपने तर्क दीजिए, तुम्हारे बारे में पूछेगा। तो पीसीएस के सवाल आसान हो, हूबहू उठा कर लिख सको। यूपीएससी के सवालों में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा। ये यूपीएससी के सवाल किसके, हेलो, गुड मॉर्निंग, बात समझ आई है। तो संघीय शासन व्यवस्था, अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था पर और अच्छी सी रिसर्च करनी चाहिए बच्चों को, बैठकर काम दिया जा बच्चों को। काम यही दिया गया कि तुम्हें 10th क्लास की एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर रीडिंग मारना, ताकि तुम्हें संघवाद पता लग सके, फेडरलिज्म क्या हो सच में। तुम्हें वहाँ अच्छे नाना प्रकार के उदाहरण दिए गए और चार्ट के माध्यम से समझाया संघवाद क्या हो सच में। पढ़ना तुम आज घर जाकर, और क्या करना, यूट्यूब पर जाकर 4-5 वीडियो देखने संघवाद की, छोटे छोटे करके किसी ने समझा रखा है, तो क्या क्या समझा रखा है, कुछ अच्छे उदाहरण दे रखे, तो उस पर तुम्हारी एक प्रकार की रिसर्च हो जाएगी संघवाद पर, फेडरलिज्म पर। फिर देखोगे तुम भारत के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था है, जहाँ ऐसी व्यवस्था हो, संघवाद हो जहाँ, उसे बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण हो, लक्षण ये विशेषताएं हो, वही साइलेंट फीचर्स हो उसके, फेडरल सिस्टम के, वही हमें समझने आज 7-8 पॉइंट। बात समझ, वही लिखवाएंगे और याद करने के भी यही हो, जुबान पे याद होने को फटाफट 7-8 लाइन याद, फटाफट लिख भी सकते हो तुम आराम से, कुछ नहीं। चलो लिखो, हेडिंग बनाओ कॉपी में, हेडिंग बना लिया। पहली खास बात, जहां भी संघीय शासन व्यवस्था होगी ना, वहां 2 स्तर की सरकार होगी। कौन से स्तर की, 2 स्तर की सरकार क्या हो, केंद्र में अलग सरकार हो, राज्यों में अलग सरकार। एक तो केंद्र में सरकार होगी, एक राज्यों में सरकार होगी, इसे बोलते हैं 2 स्तर की सरकार। अब देखो ये भारत में है, भारत में है नहीं है, तो इसे इसका मतलब है ये पहला लक्षण सीधा हूबहू भारत में दिखाई दे रहा है। लिखो, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। लिखो, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। क्या लिखा है, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। फास्ट लिखो, तो देखो अलग अलग स्तर की सरकार होगी। एक तो होगी, सुन लो, एक तो होगी लोकल गवर्नमेंट, एक होगी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। शासन किस पर करती है, जनता पर। तो अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो हमारे यहाँ सरकार का लेवल अलग अलग होगा नहीं, एक तो लोकल गवर्नमेंट होगी, स्थानीय सरकार जिसे बोल लेंगे, एक राज्य की सरकार होगी स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ये सारा काम किसके लिए करेगी, हमारे लिए, जो नागरिक समूह होगा। एक ही तो नागरिक समूह, सब सारा काम हमारे लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए काम कर रही, राज्य की सरकार भी हमारे लिए काम कर रही, लोकल गवर्नमेंट भी हमारे लिए काम कर रही। इसका मतलब जो अलग अलग स्तर की जो सरकार होती है वो एक ही नागरिक समूह के लिए काम करती है। जहाँ भी इसी व्यवस्था में दूसरा पॉइंट लिखो, ये लिखो, अलग अलग स्तर की सरकारें। दूसरा पॉइंट लिखो, अलग अलग स्तर की सरकारें। पेज ले लेना दोस्तों, जिंदगी में रोड़े कहाँ हो गया तक। क्या लिखा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ये भी नहीं चल रहा, रहने तुम लिखना नहीं चाहती, किस्मत फूटी दो, 1 साल और लगेगा तुम इस तरह ही। लिख दिया ना। कानून बनाने, इसमें लिखना, अगर कानून बनाने, इसमें लिखना, इसी पॉइंट में, कानून बनाने, कर वसूलने, कानून बनाने, कर वसूलने, और प्रशासन का अपना अपना, और प्रशासन का अपना अपना, और प्रशासन का अपना अपना सरकारों का क्षेत्राधिकार होता है। प्रशासन का अपना 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 सरकारों का क्षेत्राधिकार होता है।
याद रहेगी बात। या देखो, लोकल गवर्नमेंट का काम अलग फिक्स होगा, जो स्टेट की सरकार होगी उसका गवर्नमेंट उसका काम अलग फिक्स होगा, जो सेंटर की सरकार होगी उसका काम अलग फिक्स होगा। और यही बात ना संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती है। उस देश के संविधान के अंदर जहाँ संघीय व्यवस्था होगी ना, स्पष्ट रूप से वहाँ उल्लेखित होगा कि इस देश के इस सरकार का यो काम होगा, सबका अधिकारक क्षेत्र अलग अलग होगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे लिए काम कर रही है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट स्वास्थ्य पर काम कर रही है, तो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी नागरिकों के यहाँ के। समझ आई बात। या संघीय व्यवस्था की यही खास बात हो, किसी भी जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी उसमें क्या होगा, जो नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दी जा, किसकी, याद रहेगी बात। यह और यह बात कहाँ लिखी रहा है, संविधान के अंदर। संविधान के और तीसरा पॉइंट लिखो, विभिन्न स्तरों की सरकारें, विभिन्न स्तरों की सरकारों के, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारक क्षेत्र, 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 अधिकारक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर की गारंटी देता है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर की गारंटी देता है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर की गारंटी देता है, गारंटी व सुरक्षा देता है, ऐसा लिखो। गारंटी, हर स्तर की गारंटी व सुरक्षा देता है, हर स्तर की गारंटी व सुरक्षा देता है। संविधान है तो सब कुछ है, संविधान है तो सम्मान है, नहीं तो इसके बिना देश में प्रत्येक व्यक्ति नागरिकों का अपमान है। ठीक, अब सुन लो, कुछ ऐसी चीजें संविधान के अंदर मौलिक रूप से उपस्थित है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। जब भारत का संविधान, चलो भारत के संविधान की बात कर ले। वैसे तो मैं संघीय संविधान की विशेषता समझा रहा हूं, लेकिन भारत का संविधान भी तो संघीय संविधान है। अब तो भारत का उदाहरण देकर समझाता हूं तुम्हें। भारत का संविधान तुमने उठाया, हाँ सर भारत का संविधान उठाया, ये बनाया, सोनी जी ने संविधान बनाया, चलो बना दिया। इसके अंदर भाग 3 पढ़ा तुमने, वहाँ मौलिक अधिकार लिखे हुए, फंडामेंटल राइट्स रखे हुए, भाग 3 में, पार्ट 3 में, कहाँ तक, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। वही मौलिक अधिकार मूल रूप से उपस्थित है। संविधान बनाया है जब अम्बेडकर ने, पहला भाग 1 से लेकर 5 तक, दूसरा भाग 5 से लेकर 11 तक, 12 से लेकर 35 तक तीसरा भाग। जब तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, अच्छा मौलिक अधिकार मूल रूप से उपस्थित प्रावधान है, मूल रूप से जो संविधान में उल्लेखित है ना, लिखा हुआ, अगर मुझे उस बात को बदलने के लिए राज्यों की भी सहमति चाहिए। अकेले जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार हो, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। बात बता। और जहाँ भी ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था बोलते हैं, संघीय व्यवस्था। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, दोबारा पता लग जो क्या। संविधान के अंदर किसी भी जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी, जिस देश के संविधान में संघीय व्यवस्था होगी, जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी, उसके अंदर, उस देश के संविधान के अंदर जो भी मौलिक प्रावधान होंगे, उन्हें बदलाव करने के लिए केवल संघ सरकार उसमें अकेले बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए राज्यों की भी आवश्यकता हो सकती है, राज्यों की आवश्यकता होती है, उनकी सहमति बहुत जरूरी होती है, अनिवार्य होती है। जब अगर उनकी सहमति अनिवार्य नहीं करी ना, मान लो कल को केंद्र सरकार जाकर भारत के संविधान में बदलाव कर दे, वो कहते ये पढ़ा तुम्हारा भाग 3 मौलिक अधिकार, ये पढ़े हम नहीं मानते मौलिक अधिकार, तो बताओ हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और जब संघीय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, बात कहाँ जाएगी, न्यायपालिका में। और जो न्यायपालिका में जाएगी, न्यायपालिका पता क्या करेगी, सरकार के जो अधिकारी हो, अब बताओ सरकार का जो अधिकारी हो, सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन जाओगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वहाँ कटघरे में खड़े रहा है, यहाँ सामने जज साहब बैठे रहा, हाँ भाई क्या कर रही तुम्हारी सरकार, सरकार ने मौलिक अधिकार फाड़ कर फेंक दिए। अच्छा, मौलिक अधिकार फाड़ कर फेंक दिए। जब हमने 24 अप्रैल 1973 में एक केस में सुनाया था कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान की आधारभूत संरचना का भाग, तेरे अंकों में शर्म नहीं है? शर्म नहीं आएगा तेरे अंकों में? बार बार बताओ हम तुझे। सॉरी सर मैं बात करूंगा क्या, ऐसे चटाई मारना। उसके बाद पता क्या हुआ, उसे बुलाया, इधर जा बेटा, आराम से जाकर बैठ जा, चल ठीक है। अपनी सरकार को जाकर क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो तुम, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं यार हिंदी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, महान्यायवादी। अच्छा महान्यायवादी हो तुम महान्यायवादी होंगे, तुम महान्यायवादी, सरकार का पक्ष रखने के लिए आए तुम, मुझे पता।
जी हाँ जी साहब। साहब सुन कुछ नहीं है, संविधान तो तुमने भी पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा। तो तुम पता नहीं संविधान तो ये देश का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ी विधि हो। हाँ जी हो। तो जब तुम्हें बताया नहीं, मैंने 24 अप्रैल 1973 में क्या कहा था तुम? जी बताया था। जब बताया था ये संविधान की आधारभूत संरचना का भाग बदलाव करा क्यों? नहीं समझ में आया? समझ में आई बात है? ये जुगाड़ हो। ठीक, अगर देश के संविधान के, किसी भी देश का संविधान हो, ये तो हमारे देश के संविधान की बात, जहां भी संघीय व्यवस्था मौजूद, अब तुम बताओ क्या किसी देश के संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर सरकार मौलिक प्रावधानों को बदलते वक्त राज्यों की सरकारों को नहीं पूछ रही, राज्य की सरकारों को मतलब अपने आप ही अकेले बदलाव कर दे रही, अकेले बदलाव कर दे रही, उत्तराखंड तो नहीं पूछा, यूपी तो नहीं पूछा, एमपी तो नहीं पूछा। अरे जनता का शासन, यही तो लोकतंत्र हो। इसी चीज को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। जनता ही तो तुम पूछ नहीं रहे। जनता तो पूछने का मतलब यहाँ के विधायक तो पूछे, यहाँ की विधायी पालिका तो, यहाँ राज्य की विधायी पालिका उनसे पूछो, उनकी सहमति आवश्यक होगी। लेकिन उनसे पूछा नहीं, उनसे नहीं पूछा मतलब, और उनकी उन्हें वहाँ विधायक क्यों किसने बनाया? हमने बनाया। और हमने बनाया मतलब जनता, हम जनता ही तो लोकतंत्र के अंदर जनता ही तो मजबूत हो। जनता ही तो तुम पूछ नहीं रहे। समझ में आई बात है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डांट फटकार को भगा दिया जाएगा। फिर बाहर मीडिया के बाहर निकलेंगे, ऐसे ऐसे कोर्ट में हुआ, तो मीडिया वाले बेवकूफ मीडिया, ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई, फलाना ये फटकार, अंदर ही जाकर झांकते हैं क्या हुआ था। चलो अब तो अनुमति दे दी, अंदर क्या परमिशन हो जा, अब कैमरे लगे रहे वहीं से, क्या क्या हुआ, क्या क्या किस चीज़ पर बहस हुई। कुछ चीज़ें हो, कुछ केस ऐसे हो वहाँ पब्लिक कर नहीं सकते, पहले नहीं करते, इस बार अब तो पब्लिक करने लगे। ठीक, तो मैं बेवकूफ मीडिया बतागा आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। समझ की बात है? भारत आज फिर बताते हैं नूनी कहने के आज मोदी सरकार को फटकार लगाई। अरे मोदी सरकार को नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डांटा उन्होंने, तो वही सरकार का पक्ष लेगा नहीं, मोदी सरकार को पड़ी फटकार, ऐसे ऐसे हेडलाइन बनती रहे। ठीक है, चले तो पता लग चुका। तो बताओ मौलिक प्रावधानों को बदलने के लिए जहां राज्यों की सहमति आवश्यक होगी नहीं, तो अगर राज्यों की सहमति आवश्यक होगी तो हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे भैया वहां के संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था, वहां फेडरल स्ट्रक्चर मौजूद है, फेडरल सिस्टम है वहां से। कितने पॉइंट हो गए? चौथा लिखो, संविधान के मौलिक प्रावधानों को, संविधान के मौलिक प्रावधानों को, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार, किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। याद रहेगी बात है? तो बताओ जहां भी संघीय व्यवस्था हो ना, वहां ज्यादा पावरफुल हो सर्वोच्च न्यायालय। कौन? और सर्वोच्च न्यायालय का मतलब जुडिशरी, जूनी जुडिशरी। तो जो जुडिशरी हो ना, तो बोलो न्यायपालिका। अब एक बात सुनो 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 सुनो, यह बात मैं तुमसे सुनूंगा, मैं क्या बता रहा हूँ। कितने पॉइंट हो? 4 पॉइंट लिखवा देना, 5 पॉइंट, बस 2-3 पॉइंट हो रहा। जब इससे क्या हुआ, मैंने जो पहले 7-8 पॉइंट लिखवा दिए ना, इसका बेनिफिट होगा। आजकल जो यूपीएससी ऐसा सवाल पूछे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की लक्षण नहीं है, 4 ऑप्शन देकर चला, 4 में से। अजय जब 7-8 पढ़ रखे, जब तो पहचानोगे इसे ना, प्रीलिम्स में सवाल पूछे यूपीएससी। और आजकल फिर धीरे धीरे जाकर जब जमाना बदलेगा, आए तो 2-4 साल बाद लोगों की जब अकल आ गई, फिर बाद में जाकर फिर पीसीएस में भी सवाल पूछेगा। सही बात। तो मेरा तो क्लास तो लॉन्ग समय तक काम आगा, इनके बच्चे ही पढ़ रहे होंगे बैठ कर। समझ नहीं बात है? ले ले भाई जी क्लास दे बैठ के, चल चल संघीय व्यवस्था समझ लो जाएगा। बात समझ में आई है? बात ना करो, कल्लू देखा, पढ़ लो। हाँ, उसके बाद क्या होगा सुनो, जो अदालतें हों, अदालत हो ना, जो अदालत हो, अलग अलग स्तर की जो सरकार हो, उस अलग अलग स्तर की सरकार, तुम कौन हो जी में ना केंद्र सरकार हो, तुम कौन हो जी में राज्य सरकार हो, तुम कौन हो जी में स्थानीय सरकार हो, गांव का प्रधान हो जी में। अच्छा एक काम करो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो जी? नहीं, चार्टे इतने मारेंगे, तुम्हें संविधान ने तुम्हारा अधिकारक क्षेत्र निर्धारित कर दिया, तुम इतनी परिधि में रहकर काम कर सकते हो, तुम इतनी परिधि में रहकर काम कर सकते हो, तुम राज्य सरकार हो,
तुम स्थानीय सरकार हो, तुम इतनी परिधि में कहाँ रहकर काम कर सकते हो? अरे गांव का प्रधान जब जाकर पड़ोस के वहां से, यहाँ हमारे गांव का प्रधान, हमारे गांव का प्रधान पता क्या कह रहा है यूपी में जाकर, ओ मैं प्रधान हूँ। तो प्रधान हमारे गाँव का ही तो, वहाँ का थोड़ा ही प्रधान है तू। सही बात है, उसका एक अधिकारक क्षेत्र है नहीं है। संविधान ने सबको निर्धारित कर रखा है, निर्धारित कर रखा नहीं कर रखा। अगर किसी चीज में विवाद हो जा, केंद्र सरकार को यूं नहीं पता उसका अधिकारक क्षेत्र क्या है, राज्य सरकार को यूं नहीं पता उसका अधिकारक क्षेत्र क्या है, स्थानीय सरकार को यूं नहीं पता उसका अधिकारक क्षेत्र क्या है। इन तीनों में डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, लड़ाई बच जाए आपस में, तो फिर मामला पता कहां जाएगा? इसकी व्याख्या करने की जो अनुमति होगी, तो ये पावर होगी, शक्ति होगी, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी। और सर्वोच्च न्यायालय ही का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। याद रखना बात समझ में क्या है ना? ये संघीय व्यवस्था का लक्षण है। वो भी मैंने कहा अलग अलग स्तर की जो सरकार, अब मैं तीनों का नाम नहीं बोलने का, इन तीनों की जगह मैं बोलूंगा अलग अलग स्तर की जो सरकार हो, उनके बीच में अगर उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, इसकी व्याख्या करने की शक्ति जो होगी सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी। और उसका फैसला जो होगा, निर्णय, उसका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, उसका फैसला अंतिम होगा। बात समझ आएगी बात है? इसलिए हमारे यहाँ जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी वहाँ सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं होने का। चलो लिखो अगला पॉइंट, लिखो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की, लिख दिया, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की अधिकारों, विभिन्न स्तर की सरकारों के, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। 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 विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच विवाद होने पर, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अब देखो, जब अलग अलग स्तर की सरकार होगी, हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है, हमारे यहाँ राज्य सरकार भी है, स्थानीय स्तर की सरकार भी है, जिला पंचायत भूप सिंह, सही बात है नहीं है? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी है धामी जी, हमारे यहाँ मोदी सरकार भी है, मोदी सरकार केंद्र की सरकार, धामी जी हमारे यहाँ हो गए जो मुख्यमंत्री, ये हमारे राज्य की सरकार होगी। जिला पंचायत सदस्य हो गए, गाँव का प्रधान हो गया चंकी, क्या नाम है उसका, चंकी उर्फ आतिश, ठीक है, जो भी होगा वो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। अच्छा, तो लोकल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा इसके भी पैसा कमाने के स्रोत होंगे, सोर्स होंगे। ये पैसा कहाँ से कमाएगा, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? जो स्थानीय स्तर की सरकारें हो ना, वे पैसा कैसे कलेक्ट करती है, पैसा कहाँ से कैसे कमाती है, राज्य की सरकार है पैसा कहाँ कहाँ से कमाती है, इसे बोलते हैं वित्तीय स्वायत्ता। सही बात है, उसका खुद का क्षेत्र अधिकार है, उसके केंद्र सरकार कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है, उसकी वित्तीय स्वायत्ता दे रखी संविधान ने। यस, वही बात है, उसके लिए राजस्व का स्रोत अलग अलग निर्धारित करता, कौन? संविधान निर्धारित करता। केंद्र सरकार, हाँ भाई कौन हो तुम, जिम्मे मोदी सरकार हो, तो तुम यहाँ से पैसा कमाओगे, तो वही बात है, तुम इस क्षेत्र से पैसा कमाओगे। तुम कौन हो, जिम्मे राज्य की सरकार हो, तो तुम इन क्षेत्र से पैसा कमाओगे। कौन हो तुम, जिस स्थानीय सरकार, तो तुम इन क्षेत्र से पैसा कमाओगे। इसका मतलब जहाँ भी संघीय व्यवस्था हो ना, वहाँ उस देश की जो सरकारें हो अलग अलग स्तर पर, ध्यान से सुनना, जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी और उस देश की संघीय व्यवस्था जहाँ भी होगी, तो वहाँ जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की सरकार होगी, उन्हें वित्तीय स्वायत्ता होगी और उनके वित्तीय क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिए जाए संविधान के द्वारा। अगर वित्तीय क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिया संविधान के द्वारा, ये तो केंद्र सरकार कहीं भी जाकर लूट मचाई कर दे जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो ये उत्तराखंड की सरकार यूपी में जाकर पैसा कमाना स्टार्ट कर दे, गलत हो जाएगा। तो
जो हमारे गांव का जो प्रधान है भूप सिंह, भाई भूप सिंह, ये पड़ोस के 10 गांव छोड़कर 20वें गांव में जाकर पहुंच जा जाओ मेरा गांव है पूरा का पूरा, गलत हो जाएगा ना। इसलिए इस व्यवस्था को अपनाना बड़ा जरूरी था। यह जो व्यवस्था हो ना संघीय व्यवस्था, वहाँ अलग अलग के स्तर की सरकारों के मध्य वित्तीय स्वायत्ता दी जाती है। क्या दी जाती है? और उनके अधिकार निर्धारित कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। लिखो लिखो लिखो, वित्तीय स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्ता, अब ना वित्तीय स्वायत्ता लिखना, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। समझे? सातों पॉइंट और लास्ट पॉइंट। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य। एक तो जहां भी संघीय शासन व्यवस्था होगी ना, सुन लो ध्यान लगाकर, एक तो देश की अखंडता को बनाए रखना होगा। देश टूटना नहीं चाहिए हमारा बिल्कुल भी। जिस देश के अंदर भी संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी, तो बताओ बढ़िया व्यवस्था नहीं आएगा। अम्बेडकर ने उठाकर कनाडा के संविधान से रख रखी है। तो जिस देश के संविधान में भी संघीय व्यवस्था होगी ना, वहां ना दोहरे उस संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होंगे, सरकारों के दोहरे उद्देश्य होंगे। एक तो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। सरकार के दो उद्देश्य होंगे, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। क्या? एकता। हमारा देश यार टूटना नहीं चाहिए। यार ये क्या बदतमीजी, तुम कह रहे हो खालिस्तान बना दो। क्यों बना दो खालिस्तान? भारत का नक्शा बिगाड़ दो तुम। मतलब भारत का नक्शा इतना अच्छा हो, पंजाब काट की तरफ कर दो। बताओ, सही बात है। उन्होंने एक और खालिस्तान बना दे तो कुछ भी एक पागल बंदे। ये तमिलनाडु वाले लिट्टी समुदाय के लोग तमिलनाडु में रहे, श्रीलंका तमिलनाडु को दोनों को मिला के एक अलग देश बना दो। कुछ बना दो भाई, इससे तुम्हारे देश की एकता प्रभावित हो जाएगी ना, एकता अखंडता पर चोट नहीं पहुंचेगी। और हमारे यहाँ देश, इसका मतलब देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचेगी। इसका मतलब जो संविधान की संघीय व्यवस्था, उसकी विशेषताओं को चोट पहुंचेगी, और उसकी व्यवस्था को चोट पहुंचेगी, संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचेगी, और संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचेगी, संविधान के आधारभूत संरचना पर चोट पहुंचेगी, और संविधान पे ऐसे गिर जाएगा। नीचे को लवाना होगा, थोड़ी देर पहले समझा था। और संविधान गिर जाएगा, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ये काम करता रहा है दिन और कैसे। समझ नहीं बात है? ठीक है, ठीक। तो हमारे यहाँ जो सरकार हो ना, उसके दो उद्देश्य होंगे। हमारे नहीं, जिस देश के संविधान के अंदर भी संघीय व्यवस्था होगी, उनके वहाँ सरकारों के दो उद्देश्य होंगे, दोहरे उद्देश्य के दो उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य होगा एक तो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, और दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम मैंने बताया, बताओ क्या बताया? बताओ। देश की क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। क्या? हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं हैं। सांस्कृतिक विविधता तो तुम्हें यूं नहीं है कि तुम तो कौन सी कैटेगरी के जी, हम तो लोअर कास्ट के, तो तुम्हारा ही कल्चर सर्वोच्च होगा। अरे भाई, तुम्हारे पड़ोस का भी कल्चर, दूसरी जाति का, उसका भी कल्चर का सम्मान करना होगा तुम्हें, उसकी संस्कृति का सम्मान करना होगा। तुम पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं, उनकी संस्कृति का सम्मान करना होगा। छत्तीसगढ़ में जो व्यक्ति बैठा हुआ, उसकी संस्कृति, उसके त्यौहार, उसके रहन सहन, खान पीन, सबका सम्मान करना होगा। ये सोनू भाई जी की जो भाषा है, इसका भी सम्मान करना होगा। हमारी संस्कृति है यार ये। सही बात, हम ऐसे ही बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे ही सिखाया हमें भाई। सही बात है। ये लड़की इंग्लिश बोलती है, इसकी इंग्लिश का सम्मान करना होगा हमें। सही बात है। अंग्रेज पैदा हो गए यहाँ से, समझ, इनका भी सम्मान करो भाई। तो क्षेत्रीय, हमारे यहाँ क्षेत्रीय विविधता है नहीं है। अरे भाई हमारे, सुन लो, अरे मोहतरमा सुन लो, हमारे यहाँ क्षेत्रीय विविधता, इस क्षेत्रीय विविधताओं का हमें सम्मान करना होगा। यूं नहीं है हमारे यहाँ ना ऐसा त्यौहार हो, अच्छा ऐसी जयंती मनाई जा बाबा साहब की, तुम्हारे यहाँ कभी नहीं मनाई जाती, तो उसका भी सम्मान करना हो। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? क्यों महाराष्ट्र का व्यक्ति जयंती नहीं मनाते क्या? सही बात है। सबका सम्मान करना होगा, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना होगा, नागरिकों को भी करना होगा, सरकारों को भी करना होगा। सही बात है। नागरिकों को तो मैं संदेश दे रहा है, काम सरकारों को करना होगा। सही बात। यूनियन की सरकार पता क्या कहता है? अच्छा हम कौन? हम तो मोदी सरकार है। अच्छा क्या
क्या तो हिंदू के त्योहारों का तो तुम सम्मान करोगे और मुस्लिमों के त्योहारों का तुम अपमान करोगे? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। संघीय व्यवस्था पर चोट पहुंच जाएगी। सातों पॉइंट ही हुई है। सही बात है। एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। राज्य का कभी एक धर्म नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तुम भले कहते रहो हिंदू राष्ट्र, कभी भी नहीं हो सकता। पढ़े लिखे व्यक्ति कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करने, किसी भी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करना। सही बात है। हिंदू राष्ट्र कहीं तक भी तार्किक नहीं है, इलॉजिकल बात है। थोड़ा बहुत तो पढ़ तो लो। क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना होगा। तो क्षेत्र में विविधता की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधता नहीं है हमारे पास, तो सभी चीज़ों का सम्मान करना होगा। उनके त्योहारों का भी तुम्हें इतना सम्मान करना होगा, हमारे त्योहार का भी उन्हें इतना सम्मान करना होगा। सही बात। इन सरकारों की बात चल रही है। देखो अगला पॉइंट, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में के दोहरे उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। दोहरे उद्देश्य संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। लिख दिया? सेमीकोलन लगा ले दो बिंदु से ऐसा लिखो। इसमें लिखो देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। समझ में आई बात है? कितने पॉइंट हो गए? 7। अब ये 7 के 7 पॉइंट अगर ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, देखो क्या क्या लगा रही हो। कल को तुमसे पूछने लगा भारतीय संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण मौजूद है, तो ये 7 के 7 भारत के संविधान में है नहीं। 7 के 7 जो जाकर छाप दो। थोड़े बीच में मैंने उदाहरण दिए, मैं उठा के जाकर एग्जाम्पल करके मैं डाल दो जाकर आराम से। उन्होंने पूछा बस यहाँ लगा का भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की कुछ लक्षण लिखिए या महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, तो सवाल का उत्तर यही होगा। ये 7 पॉइंट ही वहाँ अच्छी तरह काम आ जाएंगे, क्योंकि 7 के 7 पॉइंट भारतीय संविधान के अंदर मौजूद हो। कल एक आत्म प्रावधान लिखवाए थे भारत के संविधान के अंदर, इन्हीं चीज़ को वेरीफाई कर। उन्होंने पूछा भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में, इतना पीसीएससी पूछा, यूपीएससी नहीं पूछने का, उन्होंने पूछेगा तो सवाल को ये बदल देगा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के लक्षण बताइए। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के लक्षण, ये तुमने केवल संघीय व्यवस्था के लक्षण पढ़े, ये बात ना तुम्हारे संविधान में मिलेगी, तो भारतीय संविधान में मिलेगी। तो 7 के 7 पॉइंट भारत के संविधान में काम ले जाएंगे। अब पहला पॉइंट बताओ मैंने क्या लिखवाया? क्या होती है? जैसे भारत के अंदर भी दोहरी त्रिस्तरीय सरकार पाई जाती है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ये भारत के लिए पॉइंट बन जाएगा, यही पॉइंट भारत के लिए बन जाएगा। अब बताओ दूसरे नंबर का क्या पॉइंट लिखवाया मैंने? क्या? कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का अपना सरकारों का क्षेत्राधिकार होता है। जैसे भारत के संविधान में पाया जाता है, पाया जाता है। एक आधा आर्टिकल याद आ जा तो उसका आर्टिकल आराम से अनुच्छेद, कोई भी अनुच्छेद याद आ जा, इसी बात से रिलेटेड उसी आर्टिकल को यहाँ डाल दो, और जैसे जैसे अगर तुम संविधान पढ़ोगे तुम्हारे आर्टिकल याद आते चले जाएंगे। ऐसे लिखते हो संविधान। अगला पॉइंट बताओ क्या लिखा है, फटाफट लिख बोलो। क्या? जैसे भारत के संविधान में कहाँ 7वें अनुसूची ठाकर डाल देंगे, याद रखिए बात है। अगला पॉइंट पढ़ो। कोई दिक्कत? होमवर्क क्या है? होमवर्क पता क्या है? संघवाद के बारे में पढ़ना। कहाँ से पढ़ना संविधान के बारे में? 10th क्लास की एनसीईआरटी तक। एक चीज़ और,
नोट्स के अंदर मैंने लिख रखा है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद को भी तुम पढ़ाना, नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ। दोनों चीज़ों, केंद्र और राज्यों को दोनों को साथ में लेकर चलना। जीएसटी की इसी की तर्ज पर ला गया। नोट्स पढ़ते ही सब समझ में आ जाएगा तुम। समझ नहीं बात है। एक चीज़ और पढ़ सहकारी संघवाद लिखो उसमें, होमवर्क है तुम्हारा। सहकारी संघवाद पढ़ाना तुम। सहकारी संघवाद एक पॉइंट लिखो तो ये कहीं इसके सामने, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के लक्षण लिखिए। क्वेश्चन लिखो, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के लक्षण लिखो। देखते कितने पॉइंट लिख कर ले आते हैं। केवल भारत के संदर्भ में लिख कर ले आने सारे पॉइंट है। तुम 10 लाइन तुम्हारे याद होनी चाहिए। मतलब मेंस लिखने जा रहा हूँ तो 10 लाइन जुबान पर रटनी चाहिए तुम्हारे पास। याद रहेगी बात है। कल का काम पता क्या है? उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं ना, जितना सेक्शन मैंने पढ़ाया है ना, इस सेक्शन से उत्तराखंड पीसीएस में क्या सवाल आए, ये सवाल तुम्हारी कॉपी पे लिखे होने चाहिए मेंस में। समझ बात, काम आयो ग्रुप में भेज दूंगा वैसे मैं। दूसरा, यूपीएससी में इससे रिलेटेड कौन से सवाल आए वे तुम्हारी कॉपी पे लिखे होने चाहिए। ये भी हम ग्रुप में सेंड कर देंगे और तुम भी सेंड करोगे। समझ में आई बात है, ताकि हमको कल को डिस्कस करते वक्त उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करो। 2 ही दिन लगेंगे हम डिस्कस करने पर, कल का दिन और परसों का दिन। सारे क्वेश्चन एक साथ निपट जाएंगे। कौन बार बार पढ़ाएगा, कौन बार बार मेहनत करो। अब तुम इस पर यहाँ कितनी छोटी मेहनत कर लो, कितनी बड़ी मेहनत कर लो। टेक योर सिट। बात समझ में आई क्या कहने कुछ कर जा रही? मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो भाई। क्या करना, उत्तराखंड पीसीएस में मेंस के जितने भी सवाल आए वे सारे करने। उत्तराखंड पीसीएस के मेंस के उसके क्वेश्चन लिख के लेगा नहीं, डिस्कस में करूँगा, बताऊंगा उत्तर कैसे लिखोगे, कहाँ से लिखा, अच्छा उत्तर कैसे लिखोगे। इंट्रोडक्शन बना के दूंगा, बॉडी पार्ट में बताऊंगा, फिर लास्ट में कैलकुलेशन क्या, कितने शब्द पूछ रखे उसमें, आराम से लिख दोगे बढ़िया बड़े प्यार के साथ। इसी कंटेंट को पढ़ के जो तुमने पढ़ लिख रखा है, मेन चीज़ हो याद होना। अगर याद हो जाना बच्चे फिर कुछ भी लिखवा लो उससे जाकर। अब यूपीएससी के क्वेश्चन भी लिख कर लेके आने आज तक, वो ग्रुप में भेज जाएंगे, तुम भी सेंड करोगे, मैं सेंड कर दूंगा जरूर। बात समझाएंगे बात क्या? ठीक, नेट से सब निकाला जा सकता है, खोजने वाले होने चाहिए इंसान। इसी रिलेटेड कंटेंट मैंने कहा था ना 10 क्लास शुरू की 10। अब वो सेक्शन स्टार्ट होगा जो उत्तराखंड के अंदर, जो जब इंडियन पॉलिटी को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं सब पढ़ते हैं उसके बारे में, वो सारा सेक्शन स्टार्ट होगा, वो तुम्हारी जुबान पर याद हो जाएगा। इसके बाद ज़िंदगी में कभी पॉलिटिकल साइंस का सवाल कभी गलत नहीं होना है। समझ आई बात है? चलो आज के लिए इतना रखते हैं।